अब कहां से जाएंगे पीछे, ये रहा। एक तो इसका कोर्स अलग से होना चाहिए क्यों। हाँ, तो होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट 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 एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पहले होमोलोगस सीरीज में, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई which of the following is a part of homologous series। तो जब भी आपकी क्लास में बच्चों टाइम टेबल बनाने वाले आए, टाइम टेबल कौन बनाता है आपको पता है? नहीं पता है? वो जो यहां आके बोर्ड ठीक कर रहे होते हैं वही लोग बनाते हैं टाइम टेबल, ठीक है। तो कभी भी आए तो उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना कि मेरी क्लास 8 बजे ना हो, वरना आप 2 मिनट भी लेट होंगे तो आप बाहर ही में आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री कर दिया है। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन वेरी स्ट्रिक्ट। जब मैं 5 मिनट पहले आके बैठ जा रहा हूं, यू हैव टू बी सुपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं लाइफ में। तो या तो मेरी क्लास 8 बजे ना लगे तो आप 8:15 तक आ सकते हो, और अगर देखो यही बनाते हैं टाइम टेबल, इनको पकड़ लेना आप, ठीक है। नहीं दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? नहीं तो जो भी गोलू मोलू इंसान दिखे वही है। फिर आ जाओ, क्या ये एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है या नहीं है, बताना है मुझे। अब कई लोग कह रहे नहीं है, बेटा अभी पहला दूसरा तो लिखने दो। नहीं है कितने लोग हैं? अरे भाई कुछ लोगों का है भी है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा। है कितने लोग हैं? है कितने लोग हैं? बेटा ये तीसरी बार एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थर्ड टाइम एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये है फिनॉल और ये है अल्कोहल। ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज नॉट होमोलोगस सीरीज, दिस इज नॉट होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, बिकॉज अल्कोहल एंड फिनॉल आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहे, आप बताना कि ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है या नहीं है। अब ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है दोनों, और CH2 का डिफरेंस भी है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। क्या कोई दिक्कत? यस, इट इज अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। हाँ, एक ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। CH3 का डिफरेंस है। हाँ सुनिए बेटा, फिनॉल में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, ये बात मानते हो? रिमेनिंग कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। यहां से यहां बनाने के लिए H हटा के CH3 जोड़ा है, तो CH2 का डिफरेंस आया। H हटाया, CH3 जोड़ दिया, CH2 का डिफरेंस हुआ। क्लियर हुआ? हालांकि ये वाले डाउट्स नहीं क्यों आना चाहिए, आ सकते हैं। चलो, अगर मान लो आपके पास फाइंड वेदर दिस इज अ होमोलोगस सीरीज और नॉट, यस वाले कितने लोग हैं और नो वाले कितने लोग हैं कि ये होमोलोगस सीरीज नहीं है? और बात बाकी जो बच गई जनता, वो नन ऑफ दीज है ना, हमें नहीं पता सर। सुनो, मैंने क्या बोला था, अल्कोहल एंड फिनॉल ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसीलिए डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, याद आ रहा है?
बट एनिलीन का डिग्री डिफाइन हो रहा था क्योंकि अमीन और एनिलीन सेम फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। यहां भी NH2, यहां भी NH2, अमीन एंड एनिलीन ये एक सेम फंक्शनल ग्रुप है। यस, इट इज अ होमोलोगस सीरीज। जब आइसोमेरिज्म तक पहुंचेंगे ना तो वहां पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है, वहां पे ये सब नोट होता है पूरा, अल्कोहल एंड फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब कितने फंक्शनल आइसोमर से बताया जाता है। मैं चाहता हूं उससे पहले आपके दिमाग में फिट हो जाए। यस, इट इज अ होमोलोगस सीरीज। क्यों? अमीन एनिलीन दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। अमीन एंड एनिलीन आर सेम फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन हो पा रही थी। अब क्या हम आज का टॉपिक पढ़ सकते हैं? आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एलिफेटिक किसको बोलते हैं, एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं, है ना, होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, ये पूरी चीजें पढ़ना है आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाइफर्केशन में। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, और ये डेफिनेशन है, मतलब इट्स थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें हम आपकी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है तो है, क्या कर सकते हैं, वैसे ही लिखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फर्स्ट पार्ट जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंड पार्ट को बोल जाता है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी के पास एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक वाला? यहां पे है, घर पे नहीं, यहां पे है, ठीक है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देना मुझे। और दूसरे वाले को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं मोटे मोटे तौर पे, एक होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन वाले को बोलते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको क्लोज चेन वाले को बोल देते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक बोल रहा हूं तो मैं इसको रिंग भी बोल सकता हूं, तो रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ओसी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। क्या बोलते हैं इसको? एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ओपन चेन वाले हैं, जितने भी ओपन चेन वाले हैं वो सारे के सारे एलिफैटिक कहलाएंगे। तो ये एक ही चीज है, ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो। सिमिलरली ये भी तीनों एक ही डेफिनेशन है। चलिए, अब क्या होता है, पहले हम ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफैटिक की बात करेंगे। आइए, दो तरह से मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर दिया, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। जो ओपन चेन होता है उसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हुई। पहले वाले पार्ट को बोल दिया उन्होंने अनसैचुरेटेड, और दूसरे वाले के पार्ट के बोल दिया सैचुरेटेड। तो लेफ्ट में लिखेंगे सैचुरेटेड। भाई ओपन चेन है, हो सकता है वो सैचुरेटेड हो सकता है ओपन चेन में अनसैचुरेटेड हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन हो बट सैचुरेटेड हो और दूसरा अनसैचुरेटेड हो। आ जाओ, सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड हो, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अगर किसी कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड ऑल कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यही हो जाएगा सैचुरेटेड। ये क्लियर है? अच्छा, अनसैचुरेटेड कैसा होगा? जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो, यही तो पढ़े थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा आपके पास अगेन फर्दर दो तरीके। एक हो जाएगा डबल बॉन्ड
दूसरा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम ओलेफिन्स। एल्कीन को कॉमनली कॉमन नेम में ओलेफिन्स बुलाया जाता है। और दूसरा होता है एसिटिलीन, कॉमन नेम होता है ट्रिपल बॉन्ड का एसिटाइलीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अनसैचुरेशन दो तरह का हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन वाले हो सकते हैं। अब ओपन चेन का मतलब हो गया, ये देखो ओपन चेन है, क्या आपको पता चल रहा है ये ओपन चेन है? भाई ओपन चेन कैसा भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ओपन चेन आप कैसा ही बना लो, दीज ऑल आर व्हाट ओपन चेन्स। समझ में आ रहा है? अब रिंग में क्या हो जाएगा, हो सकता है वो क्लोज चेन में, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है क्लोज चेन है ऐसा। भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है क्लोज चेन में, ठीक है। ये भी देखो, ये सुपर अनसैचुरेटेड बेंजीन क्लोज चेन ही तो है। तो ओपन चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, क्लोज चेन भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है। अब इसको क्लासिफाई कर दिया। सैचुरेटेड का मतलब अब केवल सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, सैचुरेटेड का मतलब अब केवल सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, राइट। अच्छा मुझे बताना, क्या क्या ये सैचुरेटेड है या नहीं? नहीं है। बेटा घर जाना है, चम्मच है आपके पास घर पे? नल है घर पे? तो नल को बहुत स्लाइटली खोलना है, पानी ना गिरे, चम्मच में भरना है, कोशिश करना उसमें डूब मरे। पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। गधों, सामने लिखा हुआ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखना है, तुम ऑक्सीजन, कहीं लिखा है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं? बताओ ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? भाई साहब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड ही होगा, बाकी डबल बॉन्ड्स नहीं देखने, बाकी ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं देखने। कार्बन कार्बन के कोई डबल बॉन्ड अगर आए तो वो वहां आएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आए तो वहां आएगा। बात समझ में आया? सैचुरेटेड का मतलब होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड से। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अनसैचुरेटेड, नो। अनसैचुरेशन वो नहीं है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन कार्बन के रिस्पेक्ट में दी जाती है। ठीक हुआ? तो आज के बाद कोई ये पूछे तो वो सैचुरेटेड है, भले ही डबल बॉन्ड है बट कार्बन कार्बन का नहीं है ना, भले ही ट्रिपल बॉन्ड है बट कार्बन कार्बन का नहीं है। अगर मान लो ये वाले कंपाउंड है, ये कहां जाएगा, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड? वो भी ओलेफिन्स में जाएगा। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला हो तो वो एसिटिलीन में जाएगा। चलो अब आते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभी पूरा डिटेल में इसको लिखवाऊंगा डेफिनेशन के साथ। अब आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ये भी चार्ट भी आपको बनाना है। क्लोज चेन भी दो तरीके का होता है। अब क्लोज चेन देखना ध्यान से, या तो हो सकता है सारे कार्बन वाले हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है दिस इज ऑल्सो क्लोज चेन ना हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिस इज ऑल्सो क्लोज चेन, राइट। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो क्लोज चेन है, राइट। आप बड़ा अच्छा एक एग्जांपल पढ़ते हो, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, तो यही है B3N3H6, हर पे हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होता है। ये भी तो रिंग है, ये भी रिंग है। तो कहने का मतलब है रिंग या क्लोज चेन या साइक्लिक इस तरह का होता है, लेकिन हो सकता है जो साइकिल है, जो रिंग है, उसमें सारे कार्बन एटम हो सकता है कार्बन एटम से डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्लोज चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले वाले को बोला गया होमोसाइक्लिक, या फिर इसको बोला गया कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या फिर बोला गया कार्बोसाइक्लिक, और इसको बोला गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब एक ऐसा साइकिल जिसमें सारे एटम कार्बन के हो। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होमोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है। समझ में आया?
रिंग के सारे एटम कार्बन के हैं तो होमोसाइक्लिक हो जाएगा। अगर कार्बन एटम के अलावा एटम्स हैं, जैसे ये देखो, कार्बन के अलावा कुछ भी हो, कार्बन के अलावा कुछ भी हो, ये सब क्या हो गए? हेट्रोसाइक्लिक हो गए। तो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये समझना है। साइक्लिक हो, साइक्लिक तो ये सारे हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन हो गई कि सारे के सारे कार्बन वाले को होमोसाइक्लिक बोल देंगे, अपार्ट फ्रॉम कार्बन कुछ है तो वो हेट्रोसाइक्लिक पे जोड़ देंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा, समझ में तो आ गया है। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो, दिख रहा है यहां तक? दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है एडजस्ट करिए। मिस कॉल, इस जमाने में मिस कॉल। चलो, रिचार्ज खत्म है यार, इतनी गरीबी हमारे पास नहीं है, पहले तो मैं बता दूं। या हमारे दोस्तों के पास रिचार्ज खत्म हो गया तो मुझे कॉल करेगा रिचार्ज कर दो, ऐसा नहीं है भाई, उससे ऊपर उठ चुके हैं। पढ़ने के टाइम पे होता था हमारे साथ। ठीक है, कल एक बच्चे का कॉल आया, कहीं उधर 590 उसका आ रहा है, बड़ा सैड था, जनरल कैटेगरी, बिहार। क्या हुआ? क्यों? समय, बेटा मान लो एनटी का पेपर 2 बजे है और आप पहुंचते हो 2:30 बजे, डिबार्ड हो जाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर देंगे वो बहाना देख रहोगे, सर सुनाई नहीं दे रहा, अंदर आके सुनाई देगा, जल्दी चलो नहा के आया करो तुम। तो बेचारा बड़ा वैसा था, सैड, तो बता रहा था कि मेरे यहाँ ये इशू है, वो इशू है। मैं हर बार इशू सुनने से पहले ही बोल देता हूँ कि यार एक बड़ी रिसर्च है, जब आप कॉलेज में जाओगे पहला लेक्चर लगेगा, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, हर प्रोफेसर वो सुनाता है, एक कहानी आती है। वो प्रोफेसर बड़ा सिंपल नॉर्मल सा कहानी वो सुनाता है कि मधुमक्खी जानते हो, इंग्लिश में उसको बी बोलते हैं, BEE। ठीक है, तो मधुमक्खी जब जन्म लेते, जब जन्म, कोई एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उनके यहां कोई मधुमक्खी थी, उसी से कहानी बनी है। तो मधुमक्खी जन्म ले रही थी, तो उसका अंडा होता है वो पहले क्रैक करता है। ठीक है, अंडा ऊपर से क्रैक करता है और धीरे 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 बहुत स्ट्रगल के साथ वो मधुमक्खी अंदर से बाहर आ रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल है उसको। और वो स्ट्रगल क्यों होता है पता है? नेचर क्यों देता है? क्योंकि इसका मधुमक्खी का जो बॉडी है वो स्ट्रगल से, जो फ्रिक्शन हो, जो घिसाई हो, वहां से वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब मधुमक्खी अंडे से पूरा पूरा बाहर आए तो जो हीट है, जो कोल्ड है, जो डस्ट है, उसको बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, इसलिए वो अंडे टूटने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। और मतलब आप भी अगर देखा जाए, आपके सामने ग्लास रख दी जाए, उसमें मधुमक्खी इतना तड़प रही होती है कि जल्दी से मैं बाहर आऊं, जन्म ले लो बेसिकली, राइट? ये एक नेचर का प्रोसेस है। हर प्रोसेस में आप देखना कुछ ऐसा ही होता है। अब प्रोफेसर सामने बैठे हुए थे, साइंटिस्ट, उनको लगा कि यार ये इतना ज्यादा स्ट्रगल है, मैं काम करता हूं, दोनों अंडे को ना जाके ऐसे ऐसे उसको तोड़ देता हूं खुद से, और मधुमक्खी बेचारी आसानी से जिंदगी जी लेगी, आसानी से उसका जन्म हो जाएगा। मधुमक्खी वाला वो जो अंडा था ना, उसको उन्होंने क्रैक कर दिया। मधुमक्खी का कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, कोई रगड़ाई नहीं हुई, कोई घुसाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा उसका जन्म हुआ। जैसे ही वो इस जालिम दुनिया के संपर्क में आई, उसको वो स्ट्रगल नहीं पता था, उतना हीट, उतना कोल्ड, उतना डस्ट, उतने कैसे उड़ना है, कैसे उसका पंख नहीं निकला था, उतना स्ट्रगल नहीं हुआ। तो वो कुल मिला के 7-8 दिन के अंदर ही वो मधुमक्खी मर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है, नेचर ने आपके पार्ट का स्ट्रगल आपको दिया हुआ है। मैं मान लो कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे दे दूं आपको और पढ़ा दूं, आप 7 दिन बाद, 7 साल बाद कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि आपको बहुत इजीली मिल गया वो, राइट? मैं वो प्रोसेस बिल्कुल इजी नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि उसी फ्रिक्शन में, उसी स्ट्रगल से आप बनोगे, उसी स्ट्रगल से आपके आसपास का जो पेरीफेरी है ना वो स्ट्रांग होगा। जब वो स्ट्रांग होगा तो आप किसी हाल में सक्सेसफुल हो जाओगे। हो सकता है, देखो क्या होता है, जैसे शायद अपने आपके बैच से ना एक लड़का है, ओशिन था, मतलब तो अब नहीं पढ़ रहा है, ओशिन। लास्ट ईयर
वो 12th दिया था, वो 17 साल का नहीं था लास्ट ईयर, तो नीट का पेपर नहीं भर पाया, बड़ा उदास हुआ, सीयूटी का पेपर दिया, नीट की तैयारी किया, बट उसको किसी ने गाइड नहीं किया था कि 17 साल का जब तक नहीं होगा तब तक नीट नहीं दे सकते। जब फॉर्म भरने गया तो उस साइबर कैफे वाले ने बताया कि तुम्हारा तो नहीं होगा, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा 17 साल से नीचे वाले बच्चों को। तो अब हो गया है वैसा, लॉक हो गया है, 17 साल से नीचे वाले नहीं वो लेता है वो। तो बड़ा वैसे कॉल किया, बड़ा अच्छा, हमें भी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा रैंक निकलेगा, तो उसका कॉल आया कि सर हम इस साल तो दे ही नहीं पाएंगे, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे था, हमने बड़ा मेहनत किया था, हमें भी दुख लगा कि यार अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। वो सीयूटी का पेपर दिया, ऑल इंडिया रैंक 32 था उसका, बहुत बड़ी बात होती है। आपको लग रहा होगा यार सीयूटी कौन सी एग्जाम है, आप बैठोगे तो मोबाइल नंबर तो आ ही जाता है, सही बता रहा हूं, क्योंकि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी ना यार, जनरल नॉलेज नहीं पढ़ी, वहां क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। इस साल 17 साल कुछ महीने का वो हो गया था नीट के समय, वो पेपर दिया, उसके 690 आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, हर आदमी का स्ट्रगल अपना अपना है। लास्ट ईयर बहुत मेहनत की थी उसने, आप मान नहीं सकते, हर दिन 3 घंटे 3.5, हम उसको बोला करते थे कि भाई सोया करो, उसके मम्मी पापा को कॉल किया करते थे कि इसको सुलाना जरूरी है, नहीं तो ये पैनिक कर जाएगा लास्ट दिन। वो स्ट्रगल के बाद सोचो कैसा होगा कि यार मैं बहुत तैयारी करके बैठा हूं, 700 नंबर का तैयारी है मेरा और नहीं हुआ मेरा, बड़ा बुरा लगेगा, पूरा ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया आपके सामने से। आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सीयूटी में रैंक आ गया, आप चले जाओ, यू आर अ टॉपर इन सीयूटी, आप यूनिवर्सिटी ले लो। वो सब छोड़ के आप मानो डबल डिजिट रैंक ऑल ओवर इंडिया में ला के वो सीट छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी छोड़ के ह्यूज रिस्क लेके, हो सकता था नीट इस बार ना हो उसका, ये भी तो कंडीशन थी, कुछ भी हो सकता था 3 घंटे में, उसने वो स्ट्रगल किया, फिर पेपर दिया, उसका हो गया। हर जितने भी लोग बैठे हैं ना, हर आप लोगों के लाइफ का स्ट्रगल अलग है, कुछ लोग पैसे से जूझोगे, कुछ लोग हेल्थ से जूझोगे, कुछ लोग फैमिली प्रेशर से स्ट्रगल करोगे, बट नेचर ने आपके पार्ट का स्ट्रगल आपको बना के दिया है, करना सीखो, लड़ना सीखो, राइट? अगर मैं उसको आसान बना दूं या टीचर उसको आसान बना दे कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, आपके रूम में एसी लगवा देते हैं, आपके रूम में ये करते हैं, हो सकता है आप 6 महीने में कुछ अच्छा कर जाओ, बट वो 6 साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट लर्न द प्रोसेस, आपको प्रोसेस नहीं सीखा आपने लाइफ जीने का। एग्जाम्स बड़ी छोटी चीज होती है, मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, एवरी एग्जाम कैन बी क्रैक्ड इन 1 ईयर इफ सही स्ट्रैटेजी रही तो। हर एग्जाम, यूपीएससी ले लो, बैंक ले लो, रेलवे ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, हर एग्जाम का बड़ा फिक्स प्रोसेस है, मतलब एक बच्चे को फिक्स प्रोसेस से गुजारा जाए, अगर वो 6 महीने तक लगातार वो कर रहा है तो सेलेक्ट हो जाएगा, 100% है, ये प्रूवन मेथड है, कोटा में पिछले 15-20 साल से ये चल रहा है। आपने सुना होगा ना, स्टार बैच में जाता है तो 100 आउट ऑफ 100 बच्चे वहां से सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब 40 बच्चे रहते हैं, सबका सब सिलेक्शन हुआ, क्यों? और पहले से ही यार इसका नौटंकी अलग है, वो वाले बता देना भाई, उधर भी आ रही है। तो आपका आपका पार्ट का स्ट्रगल अलग है, डू दैट स्ट्रगल, डोंट रन विद, मतलब जितना भागोगे वो स्ट्रगल आपको लाइफ में कभी ना कभी, शायद इस साल आप भाग जाओ, अगले साल आपको कहीं ना कहीं उस मेहनत को करना ही पड़ेगा, वो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हमेशा याद रखना, वो मधुमक्खी को ना खुद से अंडे को तोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सर्वाइव होगा। अगर आप सोचोगे कि आपके लिए कोई और तोड़ दे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनफेयर, बता देता हूं पहले ही, लाइफ इज वेरी अनफेयर। आगे जाके आपको लास्ट ईयर की कहानी बताता हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है धूले, सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में धूले एक जगह का नाम है, मुंबई से, नवी मुंबई से आ गया उधर। तो एक स्टूडेंट है, यूट्यूबर है, जो धूले महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज में है, जीएमसी में अपना स्टूडेंट रहा है पहले। उसने ऐसे ही नॉर्मल बात हो रही थी, तो उसने बताया कि सर एक दिन प्रोफेसर आया क्लास में और उसका मूड खराब था, उसके घर वर पे लड़ाई हुई होगी या जो हुआ उसके साथ, उसका मूड खराब था और आया, बोलता है कि आई डोंट वांट टू सी योर फेसेस, कल मिलते हैं, इस किताब में 5,000 मेडिसिन के नाम है, कल याद होने चाहिए, अदरवाइज मैं ये सेशन इस साल आपको ड्रॉप करा दूंगा या फेल करा दूंगा या क्रॉस लगा दूंगा, रेड लगा दूंगा।
अब आप सोचो, अब आप सोचो कितने पैम्पर होके यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, वहां प्रोफेसर बहुत रूड है, बहुत। आपकी मतलब जिंदगी की सबसे ज्यादा बैंड बजेगी तो उसी साल में। अभी आया था कल परसों, मैं मिलवाना चाह रहा था आप लोगों से, बट सैटरडे संडे था उस दिन। वो आया था बेचारा, एक स्टूडेंट है, भूरे खान, देखा होगा सुना होगा, मेरे साथ वो बड़ा रहता है घूमते फिरते। तो आया था वो कल परसों यही पटना से। मैं सोच रहा था आपसे मिलाऊं, क्योंकि उतना हम्बल बैकग्राउंड से होना और फिर सेलेक्ट होना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। आप जितने बैठे हैं ना, आपके लाइफ में भी बड़ा स्ट्रगल है, आप भी हम्बल बैकग्राउंड से हो, वो आप सबसे 10x हम्बल बैकग्राउंड से, आप सबसे 10x हम्बल बैकग्राउंड से है आज भी। उसके घर का पहला साइकिल उसने अब खरीदा है। सोच लो कितना हम्बल बैकग्राउंड होगा। साइकिल मतलब कि जो 4-5 हजार 6 हजार की 10 हजार का चीज है, वो एफोर्ड नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने उससे पूछा कैसा चल रहा है, तो उसने बोला कि सर बहुत रैगिंग ली कॉलेज वालों ने, जबकि जीएमसी त्रिवेंद्रम में है वो। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या क्या ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्या, मुझे कुछ बोलना है वहां के लोगों को तो मैं किसी को कॉल कर दूं। तो उसने बोला कि सर नहीं, वो स्ट्रगल उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो गांव का लड़का है। वो जी जी करके बात कर रहा है ना, उसको अपनी क्लास में लड़कियों को दीदी बोल रहा है। तो ये सब से उसको उभरना है भाई। डॉक्टर बनोगे आपको काम करना है, यू कांट से लाइक दैट, यू कांट बी लाइक दैट। वो स्ट्रगल उसको झेलना है। वो बताया कि मेरे को 1 सप्ताह तक मेरे सीनियर्स ने, आई डोंट नो आप लोग को बोलना चाहिए नहीं बताया उसको, सबके सामने, क्योंकि वो इतना इंट्रोवर्ट है, इतना शर्माता है, इतना डरता है। लड़को बता देता हूं आपको, थोड़ा खुल के रहना होता है सीनियर के सामने, नहीं तो ना बैंड बजा दी जाएगी। अभी भी होता है ये। उसको 1 सप्ताह तक डांस करना पड़ा था सबके सामने रेगुलरली 8 बजे शाम को। सोचो, आपको कॉलेज करना है पूरे दिन, आके 8 बजे आपको चालू हो जाना है, भले सामने कोई खड़ा हो नहीं खड़ा हो, गैलरी में आपको चालू हो जाना है। और वो भी टर्म्स एंड कंडीशन सुनो, लड़कियों के कपड़े पहन के। दिस इज कॉल्ड रैगिंग। और जो एक्सट्रीम था वो मैंने बताया नहीं आपको, समझ में आया? तो अब आप कहोगे कि नहीं रैगिंग होती है, मैं तो कैसे जाऊं, मैं तो आई एम, मैं केस कर दूंगा, ये कर, आप करो, आपका करियर खराब हो जाएगा। करो, कितने से लड़ोगे? बट मैं बता रहा हूं, हर छोटी छोटी रास्ते में स्ट्रगल है, हर छोटी चीज पे स्ट्रगल है। यू हैव टू लिव विद दैट, यू हैव टू लिव विद दैट। आपको वो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप, मैं लड़कों को बोल रहा हूं, तो खास करके लड़कियां, आपकी भी सीनियर्स होती है ना लड़कियां, तो आपकी भी होती होंगी। हाँ, अब वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन होती ही तो होगी भाई। ठीक है, बी वेरी एश्योर्ड। ठीक है, तो ये सब होगा, लेकिन वो वर्थ इट है यार। वो करके ना आप खुल जाओगे। वो नहीं बोल पाता था किसी के सामने, उसको स्टेज पे खड़ा कर दो, ऐसे हिलता था पहले। कोटा में सेमिनार में उसको बुलाया था, ऐसे हिल रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। अब वो लगता है कि एक्चुअल में वो डॉक्टर पीस बन रहा है। धीरे धीरे वो पेशेंट से बात कर पाएगा खुल के। अब वो पेशेंट से ही शर्मा जाए, कैसा डॉक्टर? वो खोलना जरूरी है, राइट? मैं आपको बहुत सारी चीजें आगे पीछे की बताते रहता हूं, ताकि पढ़ाई में आप लोगों का मन लगता रहे। ठीक है? और आप लोग बात बहुत करते हो, लेकिन एक बात जरूर कॉमन है, पढ़ाई करते हैं इधर। कहां थे हम क्यों भटके वैसे? क्यों भटके? कॉल से, मिस कॉल से। चलो, कॉल तो था, मिस नहीं था बस। चलो आओ, पढ़ लो। खुश हो गए तुम हो करके? तो इतना अच्छा लगता है ना, तुम मास्टर की तुम थोड़ा सा बेइज्जती कर लेते हो। ओहो, ऐसा। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका मन करे, तो आप हो के साथ थोड़ा, एक बार और, मजा नहीं आया? वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। बस बस भाई बस। अब ये नहीं करूंगा मैं। वो पता है, नीचे से आएंगे अभी 100% जी। अच्छा, तो थोड़ा खुल के रहा करो। है ना, खुल के रहा करो। जितना डरोगे, जितना चीजें अपने मन के अंदर रखोगे, उतना ही दिक्कत आपको होगी। ठीक है? हर इंसान का स्ट्रगल अपना अपना है, वो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ।
तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हम बात कर रहे थे। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मैंने बताया कि साइकिल होगा जिसमें सारे कार्बन एटम्स हैं, वो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बोल देंगे। होमोसाइक्लिक के दो पार्ट हैं, एक को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, एक बोला जाता है एलिसाइक्लिक। ये दोनों अलग हैं, ए साइक्लिक अलग है और एलिसाइक्लिक अलग है। ए साइक्लिक का मतलब ओपन चेन है और एलिसाइक्लिक क्लोज चेन है, दोनों इंटायरली अलग अलग हैं। और दूसरा पार्ट होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिसिटी का पूरा 2 घंटे का लेक्चर होता है, तो अभी 2 मिनट में तो कवर होगा नहीं, हिंट दूंगा बस। एरोमेटिसिटी जीओसी में प्रॉपर 2 घंटे का एक लेक्चर होता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक भी अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेट्रोसाइक्लिक भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी अगेन वही है भाई, जैसे होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक का भी तो एलिसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक का जब एरोमेटिक हो सकता है तो हेट्रोसाइक्लिक का तो एरोमेटिक हो सकता है। हिंट दूंगा एरोमेटिक का। अब फर्दर एक और क्लासिफिकेशन हैं। एरोमेटिक के 2 क्लासिफिकेशन है, ये जनरली नहीं मिलेगा वो बाहर बुक्स में, बट हाँ एनसीईआरटी में है। एरोमेटिक के 2 क्लासिफिकेशन हैं, एक है बेंजीनोइड, एक है बेंजीनोइड और दूसरा है आपके सामने नॉन बेंजीनोइड। एक है बेंजीनोइड और दूसरा आपके सामने नॉन बेंजीनोइड। सेम यहां पे आपके पास आ जाएगा, एरोमेटिक में बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। अभी डिटेल में आपको सब कुछ एक एक वर्ड टू वर्ड क्लियर कराता हूं। एक है आपके सामने बेंजीनोइड एंड द सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनोइड, एंड द सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनोइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी है। इसके अलावा बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं ना कहीं यही होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, होमोलोगस सीरीज में एलिफैटिक एल्डिहाइड लिखा था, तो ये अगर पता है तो एलिफैटिक एल्डिहाइड आप कर लोगे। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन एल्डिहाइड की बात हो रही थी, मतलब पहला क्या होगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड ओपन चेन वाला, ठीक है। अगर मैं बोल देता एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड तो वो क्लोज चेन वाला एल्डिहाइड होता। क्लियर है? और क्लोज चेन मिनिमम कितने की बनती है? 3 मेंबर की होगी। तो अगर क्लोज चेन का होमोलोगस बनाने आया तो पहले मेंबर में 3 कार्बन होंगे। आया समझ में? वैसे आएगा नहीं क्लोज चेन का बनाना, आपको आपके सिलेबस में क्लोज चेन होमोलोगस नहीं है, वो केवल ओपन चेन होमोलोगस है। जो अपन ने किया है बस वही है। आइए अब एक एक करके मैं इन सारी वर्ड्स को एक्सप्लेन करते चलता हूं। आइए नेक्स्ट, सबसे पहला वर्ड आपके सामने है बेटा, ओपन चेन किसको बोलेंगे? ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल लिखते चलेंगे, समझ में आएगा। ओपन चेन, या फिर इसको क्या बोल रहे थे हम? एलिफैटिक, एलिफैटिक, या फिर क्या बोल रहे थे? एसाइक्लिक। तो ओपन चेन, एलिफैटिक, एसाइक्लिक का बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये है ओपन चेन, ये है आपके सामने ओपन चेन। कैसा भी आप बना सकते हो, कैसा भी आप बना सकते हो, राइट? तो दीज आर ओपन चेन, एलिफैटिक या एसाइक्लिक, ठीक है। ओपन चेन, एलिफैटिक या एसाइक्लिक आप ऐसा बना सकते हो, ठीक हो गया। ओपन चेन, एलिफैटिक या एसाइक्लिक कुछ इस तरह से होगा। उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाओ, अब ओपन चेन के 2 पार्ट थे, सैचुरेटेड ओपन चेन, अनसैचुरेटेड ओपन चेन। अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे कि मुझे सैचुरेटेड ओपन चेन चाहिए, मुझे ओपन चेन नहीं चाहिए, मुझे सैचुरेटेड ओपन चेन चाहिए, या फिर क्या बोले, सैचुरेटेड एलिफैटिक चाहिए, या फिर आपके सामने बोल सकता है, कोई भी टर्मिनोलॉजी होती है, सैचुरेटेड एसाइक्लिक। आज थोड़ा थ्योरेटिकल है भाई, आज जादू वादू नहीं दिखा पाएंगे बहुत ज्यादा। तो पहला टर्मिनोलॉजी हमने सीखा ओपन चेन, दूसरा टर्मिनोलॉजी हमने सीखा सैचुरेटेड ओपन चेन, सैचुरेटेड एलिफैटिक एंड सैचुरेटेड एसाइक्लिक। इनका क्या मतलब होता है कि अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, बस सैचुरेटेड है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता।
जैसे आप बताना मुझे, क्या ये मैं सही बना रहा हूं? क्या ये सैचुरेटेड है? क्या ये वाले सैचुरेटेड हैं? क्या ये वाला सैचुरेटेड है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब तक नहीं आ रहा है वो सैचुरेटेड ही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो वो सैचुरेटेड ही है। अब थर्ड आपके पास आ जाते हैं। मान लो अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड, अगर आपको कोई बोल दे ओपन चेन, क्या बोल दे? अनसैचुरेटेड ओपन चेन, या फिर आपको बोल दे अनसैचुरेटेड एलिफैटिक। ठीक है ना? ये आइसोमेरिज्म में बड़ी इस टॉपिक की याद आएगी, क्योंकि वहां पे सीधा होगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एलिफैटिक ओपन चेन एल्डिहाइड। तो आपको ये टॉपिक वहां याद आएगा खूब बढ़िया से। अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक अगर आपको कोई कह रहा है, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक अगर आपको कोई कह रहा है तो कैसा होगा, देखना ध्यान से। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक बात है। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा आ सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा बना सकते हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बस। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या ये, अब बताओ इसमें कोई डाउट है वो अनसैचुरेटेड होगा कि नहीं होगा? लास्ट वाला होगा ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो होगा अनसैचुरेटेड। चलिए, तो अनसैचुरेटेड ओपन चेन या अनसैचुरेटेड एलिफैटिक या अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक ये एग्जांपल है। हो गया? इसकी क्लासिफिकेशन और भी है क्या? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया। चलो, डबल बॉन्ड वाले को आप ओलेफिन्स बोलेगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां भी दिख जाए, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां भी दिख जाए उसको आप एसिटिलीन बोलोगे। ये कॉमन नेम है, आगे जाके कॉमन नेम में कवर भी होगा। उसके बाद आप आओगे क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग। क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग में आप करोगे। आ जाओ, फोर्थ जो है आपके सामने क्लोज चेन। अब कुछ भी नहीं बोला, सैचुरेटेड भी नहीं बोला, अनसैचुरेटेड में कुछ भी नहीं बोला इसने, क्लोज चेन बोला बस। एक और चीज बताना, क्लोज चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सोच के बताना। 10 सेकेंड लो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 10 सेकेंड बाद आंसर देना। क्लोज चेन, कोई भी क्लोज चेन है, कोई भी रिंग है, कोई भी साइकिल है, वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? 10 सेकेंड के बाद। दोनों है। कितने लोग कह रहे हैं दोनों है? वाह, बहुत बढ़िया। और कितने लोग कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड है? नाइस। और कितने लोग कह रहे हैं सैचुरेटेड है? ऐसा कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। दोनों वाली कोई लॉजिक बताओ मुझे, कोई सैचुरेटेड साइक्लिक का एग्जांपल दो। सैचुरेटेड साइक्लिक का एग्जांपल दो। साइक्लोहेक्सेन, राइट? आप यही कह रहे हो? चलो, कितने कार्बन है यहां पे? इसका इसका एक छोड़ो, ड्यू बताना इसका। ड्यू कितना है? अगर ड्यू है तो इसका मतलब अनसैचुरेशन होगा। बेटा कल ही पढ़ा के आया हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो जहां भी रिंग आ जाए वो अनसैचुरेटेड है। रिंग, अभी मैंने रिंग में कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया क्या? रिंग में कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया नहीं, क्योंकि मैं पता है कि वो अनसैचुरेटेड है। डी1 होता है ना रिंग का, तो अनसैचुरेटेड हो गया ना। समझ में आया? हमेशा डेमोक्रेसी नहीं जीतती है। ऐसा नहीं कि सब हाथ खड़े कर दोगे तो सही आंसर है, ऐसा नहीं होता है। अगर रिंग है, अच्छा एक और एग्जांपल से, अब इसका लॉजिक बताऊं। लॉजिक सुनो, कितने कार्बन है इसमें? कितने हाइड्रोजन है इसमें? अरे भैया, क्या C6H12 है? क्या 12? हर कार्बन के बाद दो दो हाइड्रोजन है। फॉर्मूला लगाओ डी का, तो क्या C+1 आएगा, -12/2 आएगा, क्या 1 आ रहा है यहां से भी? एक और तरीका बताता हूं। 6 कार्बन का एल्कीन किस कैसे अच्छा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको याद है? 6 कार्बन का एल्कीन बनाना है तो C6 रखेंगे, 2 × 6 रखेंगे, +2 रखेंगे। बिल्कुल क्लियर है? क्या ये C6H14 आ रहा है?
तो एक्चुअली में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 6 कार्बन के पास? 12, सॉरी 14, और हैं कितने? तो 2 हाइड्रोजन की डीयू अनसैचुरेटेड है। फिर से देखिए, जितने भी रिंग है आपके सामने, चाहे उसमें पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, वो अनसैचुरेटेड ही है, क्योंकि जब भी रिंग बनाते हो तो 2 हाइड्रोजन कम पड़ जाता है, इसीलिए रिंग का डीयू 1 आता है। एक रिंग का डीयू 1, 2 रिंग का डीयू 2, एंड अगर पाई बॉन्ड है तो ऐड कर दो। क्लियर हुआ? तो जब जब आप बनाओगे रिंग, तब तब वो अनसैचुरेटेड ही होगा। और कॉमन सेंस जो कि नहीं है, अगर आप लगाते, तो मैंने यहां पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लासिफाई थोड़ी किया है, मतलब ये टोटल अनसैचुरेटेड है। जब भी रिंग दिख जाए वो अनसैचुरेटेड ही कहलाए जाएंगे। चलिए, तो ये डाउट भी मैंने आपको क्लियर किया। वैसे ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्लोज चेन की बात कर लेते हैं, आ जाओ। क्लोज चेन हमेशा अनसैचुरेटेड होगा। हो सकता है 3 मेंबर का क्लोज चेन हो सकता है 4 मेंबर का क्लोज चेन हो सकता है 5 मेंबर का क्लोज चेन हो। ठीक है भाई, इसने हमें नहीं बोला कि पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। क्लोज चेन है, पाई बॉन्ड हो भी सकता है, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, एल्कीन का डेफिनेशन है, एल्कीन का डेफिनेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। कौन सा एग्जांपल ले रहे हो आप? ये वाला, ये वाला, इसको कह रहे हो आप सैचुरेटेड है, मतलब ये ओलेफिन्स नहीं होगा, ये कह रहे हो ना आप? डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें भी तो डीयू आ रहा है। ओलेफिन्स एंड एसिटिलीन की डेफिनेशन दी गई है आईयूपीएसी के द्वारा। उन्होंने मेंशन किया है कि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ही देखेंगे, और कार्बन, अब एक काम करो, इसके कार्बन और हाइड्रोजन निकालो। 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन है यहां पे, ठीक है। जब आप देखोगे स्ट्रक्चर से भी DU1 आ रहा है, इसका भी स्ट्रक्चर में DU1 आ रहा है, फॉर्मूला लगा तो भी DU1 आएगा, तो भी DU1 आएगा, तो भी DU2 आएगा। जब भी आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन करनी है, वो कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में करनी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में करनी है। हालांकि आपका डाउट अच्छा है, तो मैं एक बार थोड़ा 30 सेकंड लेके सोचता हूं, तब तक आप लोग नोट डाउन करो। मैं सोचता हूं भाई, मुझे भी नहीं आती चीजें, टेंशन मत लिया करो। डाउट अच्छा है बॉस, अगर मान लो आपने बोला इसका तो ये अनसैचुरेटेड होगा, जो कि सही बात है, तो ये भी तो अनसैचुरेटेड है। हाँ बताओ। फिर से बोलो। हाँ हाँ, राइट, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, ठीक है। कार्बन पे ही आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly, आंसर तो यही होना चाहिए लॉजिकली। लॉजिकली आंसर यही होना चाहिए कि जब मैं इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड करूं, तो हाइड्रोजन जोड़ूंगा, तो हाइड्रोजन, कुछ हाइड्रोजन तो यहां आएगा, लेकिन कुछ हाइड्रोजन तो ये भी लेके चला जाएगा। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन तो वहां आएगा कार्बन पे, बट ऑक्सीजन पे भी तो जाएगा। ऐसा गुड लॉजिक। नहीं समझा तुम्हारा डाउट, लेकिन ठीक लग रहा है बोल रहे हो तो। CH2 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 NH2 हो जाएगा, ठीक ना? 2 हाइड्रोजन डोलने से। बस काउंट करो कितने कार्बन है, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा। ओके, 3 2 5 2 7। चलो इसका आंसर ढूंढ के देता हूं, ठीक है। अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आई विल रिसर्च एंड देन आई लेट यू नो। बट अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये आज तक किसी ने पूछा क्यों नहीं, ये भी डाउट हो रहा है मेरे को तो। चलो क्लोज चेन की बात करते हैं, क्लोज चेन की बात करते हैं। इसके बाद ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। हो सकता है 2 डबल बॉन्ड्स हो,
भाई ये तो क्लोज चेन काउंट होगा, ये भी क्लोज चेन में काउंट होगा, राइट? तो आपके पास क्लोज चेन में ये सारे काउंट होंगे, क्लोज चेन में बच्चों ये सारे काउंट होंगे। लेकिन क्लोज चेन के बाद क्लोज चेन ऐसा भी तो हो सकता है, ये यहां नाइट्रोजन लगा दो, ये भी तो एक क्लोज चेन है, राइट? अगर मैं आपको ऑक्सीजन लगा दूं, ये भी तो एक क्लोज चेन है। अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूं और डबल बॉन्ड लगा दूं, ये भी तो एक क्लोज चेन है। अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन लगा दूं, ये भी तो एक क्लोज चेन ही है। अगर मैं आपको नाइट्रोजन लगा दूं, ये भी तो एक क्लोज चेन ही है। तो क्लोज चेन में कुछ नहीं बोला, बोलो क्लोज चेन। तो हो सकता है ऐसा हो कार्बन कार्बन वाले हो सकता है अदर देन कार्बन वाले भी हो, वो भी तो एक क्लोज चेन हो। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास, बोल रहा है होमोसाइक्लिक क्लोज चेन हो। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन हो, होमोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन, या फिर क्या बोलोगे, कार्बोसाइक्लिक क्लोज चेन। होमोसाइक्लिक क्लोज चेन या फिर आप क्या बोलोगे, कार्बोसाइक्लिक क्लोज चेन। तब इसमें से जितने भी कार्बन कार्बन वाली रिंग है वो सब कहां जाएगी, होमोसाइक्लिक के अंदर। तो ये 3 मेंबर की रिंग है, ये 4 मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है। हो सकता है 5 मेंबर डबल भी आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, साइक्लोहेक्सेन है, ऐसा ऐसा कर लो। ये सब के सब जिसमें केवल कार्बन और कार्बन का रिंग है, दैट इज होमोसाइक्लिक। ये सब के सब जिसमें कार्बन कार्बन का रिंग है, वो सब के सब होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन। लिख लो लिख लो लिख लो, प्यार से लिख लो, अच्छे से लिख लो। उसका आंसर वही जो तुम बोल रहे हो वही में छुपा हुआ है, बट इसको मैं और थोड़ा लॉजिक प्रूफ के साथ आऊं कि अगर मैं इसको सैचुरेट करना चाहता हूं तो कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ठीक ना? उसका लॉजिक यही छुपा हुआ है, बट लेट मी फाइंड आउट। थोड़ा डिस्कस करता हूँ, सुधांशु सर से डिस्कस करता हूँ, या और कौन है, और सुभाष सर से डिस्कस करता हूँ, फिर आऊँ आपके पास। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ लो सब लोग, कि यहां डबल बॉन्ड है तो डी यू यहां भी तो 1 है, यहां भी डी यू 1 है, यहां भी डी यू 2 है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड है ना ये सैचुरेटेड में क्यों लिखा गया है? दिस इज अ डाउट, दिस इज अ लॉजिकल डाउट, गुड डाउट, बट है वो सैचुरेटेड ओपन चेन। तो ये डाउट अभी मेरे दिमाग में नहीं था, लेट मी फिगर आउट, देन आपको बताता हूं मैं। होमोसाइक्लिक क्लोज चेन और कार्बोसाइक्लिक क्लोज चेन, नहीं आगे बढ़ जाओ, 6th पॉइंट। होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक के बाद हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन, ठीक है? हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन का मतलब होता है क्लोज चेन हो बट अदर देन कार्बन एटम भी इन्वॉल्व हो, रिंग हो बट अदर देन कार्बन एटम इन्वॉल्व हो। तो बड़ी बड़ी सिंपली देख लो आप, दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन्स। आगे जाके इन सब का कॉमन नेमिंग पढ़ना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना कॉमन नेमिंग में, आगे जाके इन सब का कॉमन नेमिंग आ जाएगा। अदर देन कार्बन एटम के रिंग को हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन बोलते हैं। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन के बाद नेक्स्ट आएगा
एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक भी हो और होमोसाइक्लिक भी हो और क्लोज चेन हो। क्या नहीं सुनाई दे रहा है? सेकेंड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9। क्यों? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। अच्छा, आप कह रहे हो ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो रेजोनेंस भी तो कर रहा है वो भाई, ये रेजोनेंस यहां पाई बॉन्ड भी तो बनाएगा। आप ऐसा कर लो भाई, छोड़ो, इतना काहे कंफ्यूज होना है, ये लो, बट गुड डाउट, इतना काहे कंफ्यूज होना है, ये लो। आप खुश हो? आप ठीक है, बट गुड डाउट, अच्छी बात। एक हाइड्रोजन लगा दिया, वैसे भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बनाएगा ना। अब एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, सब लोग इधर देखेंगे समझेंगे। ये जो एली वर्ड आया है, ये एलिफैटिक से आया है। ये जो एली वर्ड आया है वो एलिफैटिक से आता है। एलिफैटिक क्या होता है? ओपन चेन। ओपन चेन का साइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक को एलिसाइक्लिक बोला जाता है। व्हाट इज एलिफैटिक? ओपन चेन साइक्लिक। व्हाट इज एलिफैटिक? एलिफैटिक इज ओपन चेन साइक्लिक। बात समझो, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन, यानी कि ओपन चेन जो कंपाउंड्स थे उन्हीं को मैंने साइकिल बना दिया है, उसी को एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एलिफैटिक क्या था? ओपन चेन। अब मैं एलिफैटिक के आगे साइक्लिक लगा दिया तो वो जो 4 कार्बन का ओपन चेन था, अब मैं उसको रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। दैट्स द डिफरेंस। एलिफैटिक का रिंग बना देना, एलिफैटिक का साइकिल बना देना इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक तोड़ के समझ लेना हमेशा, एलिफैटिक साइक्लिक, ओपन चेन साइक्लिक। ओपन चेन को साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। ओपन चेन साइक्लिक का मतलब ओपन चेन था, अब वो साइकिल में कन्वर्ट किया। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है? केवल और केवल कार्बन होना चाहिए भाई, केवल और केवल कार्बन होना चाहिए, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब के सब क्या है आपके सामने? एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन। हाँ, बोरोन किसने कहा? चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाता है। नो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना। NH4+ में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है फिर? BOH4- में बोरोन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है फिर? आपने गलत पढ़ा है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट, ये डाउट नहीं होना चाहिए मन में, मैं आपको फिर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है 1s2 2s2 2p3 होता है। बॉन्ड हमेशा बाहर से बनता है। 2s2 बनाया, 2p3 बनाया, एकदम सही बात है। आपको ये जरूर दिख रहा है कि सर ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा इसने, ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा इसने, तीसरा बॉन्ड यहां से बना होगा, और चौथा बॉन्ड बेटा यहां से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो। लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो। एनसीईआरटी खोलेंगे, वहां पे पहला दूसरा लाइन में नाइट्रोजन फैमिली में लिखा है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। जनरली 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बट नाइट्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं? 4। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऑलरेडी कई बार बनाया होगा NH4+। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक और चीज, अब आप कह रहे हो बोरोन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? इधर देखना, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 1s2 2s2 2p1 होता है। बाहर से बॉन्ड बनाएगा तो 2s2 और 2p1 बनाया, राइट? तो ग्राउंड स्टेट में तो एक ही बॉन्ड बन सकता था उसका, बट मैं इसको अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, एक्साइटेड स्टेट में ले गया तो क्या हो गया? 3 बॉन्ड बन पा रहा है, चौथा बॉन्ड बनता है यहां पे लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता हूं। वैकेंट ऑर्बिटल भी तो बॉन्ड बनाएगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर भी तो बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, कंफ्यूजन दूर करिए,
हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। ठीक है, आप पूछो ऑक्सीजन कैसे 4 बॉन्ड बनाता है? आज तक आपने ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड नहीं देखे होंगे, नहीं देखे ना? कहां पे? ऐसे ही। चलो इधर देखो, ऑक्सीजन जनरली आप देखे होंगे 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वाटर के केस में OH और H, राइट। 3 भी बनाता है बेटा, H3O प्लस आपने सुना है, हाइड्रोनियम आयन है ना, H3O प्लस। तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो H3O प्लस बनता है। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी बना पा रहा है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, बट 4 भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ध्यान दीजिए, देखो ध्यान से, यहां पे सब लोग, इधर से भी H बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इधर से भी H बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे। तो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखे हैं, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, ये बात तय है। ये इधर से एक H बॉन्ड बना रहा होता है, इधर से एक H बॉन्ड बना रहा होता है। व्हाट? ऑक्सीजन 2 तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, रिमेनिंग 2 H बॉन्ड बना रहा होता है। तो टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। तो बॉन्ड 4 बनते हैं। हर एलिमेंट का देख लो, आप बना दिया मैंने। बोरोन का भी, कार्बन तो आप पढ़ ही रहे हो 4 बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन का भी, बोरोन का भी, और ऑक्सीजन का भी। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑलवेज मार्क इट वेरी क्लियर, फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। हट जा भाई। ठीक है, दुनिया हिल गई इसकी। चलो चलो, तो तुम्हारे अब डाउट्स बड़े अतरंगी से हैं, और ये डाउट्स होने चाहिए। चलो अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो ऑर्गेनिक में कैसे आया? बैठो बैठो बैठो, गुड। क्यों हंस रहे हो? तुम बताना जरा, तुम बताओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो ऑर्गेनिक में कैसे आया? बताओ। ऑर्गेनिक में तो कार्बन मस्ट है, इसमें तो कार्बन है ही नहीं। बताओ भाई, हंस रहे थे अभी तक, बताओ भाई, क्या बोला था मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन होना मस्ट है, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यही तो था। हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। यहां क्यों लिखा मैंने ऐसा? हेट्रोसाइक्लिक भाई है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, हेट्रोसाइक्लिक भी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन है, ये बस हेट्रोसाइक्लिक दिखाने के लिए है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। दिस इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बस हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल दिखाने के लिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, हाइड्रोजन और कार्बन होना मस्ट है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप चाहो तो इसके नीचे लिख लो, हेट्रोसाइक्लिक का एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट, एलिसाइक्लिक हो गया, क्लोज चेन। चलो, तो ये सब हो गए। आप चाहो तो इसमें एलिसाइक्लिक में डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, आपकी मर्जी होती है। कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी हो। चलो, अब एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक पे आते हैं। 8वें में एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक पे आते हैं। एरोमेटिक क्या होता है? अभी के लिए बस इतना जानिएगा, बेंजीन रिंग को एरोमेटिक बोलते हैं, बस। बाद में अभी हकल्स रूल पढ़ेंगे, साइक्लिक, sp2, प्लानर, ये सब बाद में पढ़ेंगे। एरोमेटिक, और फिर क्या है आपके पास? होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बेंजीन अगर दिख जाए तो वो क्या है? एरोमेटिक है। बेंजीन अगर दिख जाए तो क्या है? एरोमेटिक है।
जैसे ये आपके पास बेंजीन है तो आपके पास देखोगे दिस ऊपर जाओगे CH3। ये सब क्या है आपके पास जो भी मैं बना रहा हूं, दीज ऑल आर एरोमेटिक। बेंजीन और उसके जितने डेरिवेटिव्स होते हैं सब में कार्बन है या नहीं? तो होमोसाइक्लिक हो गया, सब कार्बन है तो होमोसाइक्लिक हो गया। एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की बात हो रही है। यहां के लिए मोटे मोटे तौर पे बस इतना समझना है, ठीक है। और आप चाहो तो बेंजीन के साथ साथ नेप्थलीन भी बना सकते हो। 2 एरोमेटिक रिंग हो गई। आप चाहो तो 3 एरोमेटिक रिंग बना दो, कि क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रासीन। और अगर उसी रिंग को नीचे लगा दे तो फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन बोलते हैं उसको, फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रीन भी नहीं होता, फिनेंथ्रासीन होता है। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। हाँ, बेंजीन, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, इट कैन बी। तो भाई मैंने यहां यहां ये भी तो बनाया है, ये हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन भी हो सकता है। और मैं वही बता रहा हूं आपको, ये हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। आगे जाके जब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बताऊंगा तो ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। तो एक कंपाउंड 2 कैटेगरी में तो पाया ही जा सकता है। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक कंपाउंड एक से ज्यादा कैटेगरी में है। ओपन चेन में ये सारे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में भी है, अनसैचुरेटेड में भी है, ठीक है। चलो, उसके बाद एरोमेटिक हो गया। अब चलते हैं, 2 और बचा ना, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड के लिए बस सिंपल ये समझना है कि अगर बेंजीन का डेरिवेटिव है या बेंजीन बन रहा है तो उसको बेंजीनॉइड एरोमेटिक बोलते हैं। और बेंजीन नहीं बन रहा है, किसी और तरीके से एरोमेटिक बन रहा है। अब आगे जाके पढ़ेंगे कौन सा अदर तरीका है। हकल्स रूल को फॉलो कर रहा होगा तो वो बेंजीन होगा, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आपको नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल। बेंजीनॉइड के सारे एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, नॉन बेंजीनॉइड लिख रहा हूं। देखो, ये बेंजीन जैसा नहीं है बट एरोमेटिक है। भाई नाइट्रोजन आ गया ना, अब बेंजीन नहीं रहा वो, बट एरोमेटिक है। तो नॉन बेंजीनॉइड का मतलब हो गया आपके सामने कि एरोमेटिक है वो। जैसे एक काम करो, नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक लिखो। ये एरोमेटिक के अंदर क्या लिख दिया मैंने, बेंजीनॉइड। ये वाले एग्जांपल्स पूरा पूरा कंप्लीट ही कर लो। एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल ले लो। पहली बार में बेटा ये कंफ्यूजिंग ही लगेगा, बट प्रैक्टिस के साथ साथ कंफ्यूजन दूर होगा। ये आज के लिए नहीं पढ़ा रहे, कहां के लिए पढ़ा रहे हैं, आइसोमेरिज्म चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे सम बेसिक प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है, 3rd पेज पे दिया हुआ है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन, यहां पाई बॉन्ड होगा, यहां पाई बॉन्ड होगा, यहां पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये भी एरोमेटिक है। अब ये मत पूछ लेना कि एरोमेटिक कैसे है जीओसी एरोमेटिसिटी प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाँ, नेप्थिलीन और, हाँ, बाउंड्री पाई बॉन्ड्स है। एक रिंग तो पूरा होता है बेंजीन, बाद बाकी बाउंड्री पे होता है। नहीं, वो स्ट्रक्चर गलत है। आप स्ट्रक्चर चेंज, जैसे अब मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो है, वो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। नेप्थिलीन का वो स्ट्रक्चर है तो है, एक बेंजीन होता है और फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। बीच में नहीं डालेंगे। आप क्या कह रहे हो कि मैं उसका इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो। आप कह रहे हो ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, ऐसा बनाना चाह रहे हो। अरे भैया वो उसी का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो। अरे भाई इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही तो है ये। भाई इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस करो, जो मैंने यहां बनाया है, इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस करो तो क्या होगा, पाई 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 आगे बढ़ जाएगा। तो पाई आगे बढ़ा दो, पाई आगे बढ़ा दो, पाई आगे बढ़ा दो, और इसको एज इट इज रख दो। वही तो हुआ जो तुमने बनाया है, हुआ ना, वही हुआ जो तुमने बनाया है। दोनों सेम, जो जो बात तुम कह रहे हो वो सेम ही है।
दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही है। हाँ बोलो। हेट्रोसाइक्लिक में हाँ, तो हेट्रोसाइक्लिक किसने लिखा है? होमोसाइक्लिक पढ़ा रहे ना। हाँ, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन, उसको हमने रिंग में बदल दिया। ठीक बात है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहीं पे रहना। ओपन चेन में आप बोल रहे हो सारा कार्बन sp3 होता है, किसने बोला? ओपन चेन, ये ओपन चेन था, सारा कार्बन sp3 थोड़ी है। ओपन चेन में सब कुछ हो सकता है। एक का कौन सा जरूरी है भाई? ये ओपन चेन नहीं है क्या? ये ओपन चेन नहीं है क्या? हो सकते हैं, आप अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे हो सकता है ओपन चेन तो है। इसी को मैं रिंग बना देता हूं। भाई मैंने क्या किया, जो आप बेंजीन देख रहे हो, अब बताना मुझे क्या ये ओपन चेन है? 1 2 3 4 5 6, अब बताना मुझे क्या ये ओपन चेन है? मैं इसी को तो क्लोज किया हूं, ये एलिफेटिक ही तो है। इसी को तो साइक्लिक बनाया मैंने, बेंजीन, तो एलिफेटिक साइक्लिक हो गया वो। आया क्लियर? चलो गुड। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक हो गया आपके सामने। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डॉट डॉट डॉट, वो एरोमेटिसिटी में पड़ेंगे। अब लास्ट बस आपके पास आता है, लास्ट आता है आपके सामने। हाँ, ये वाला रेजोनेंस होता है, बट बेंजीन में जाके पढ़ेंगे कि रेजोनेंस नहीं कराना होता है एरोमेटिसिटी में। अभी के लिए बस डाइजेस्ट करना है, ठीक है? एरोमेटिसिटी चैप्टर में पूरा आएगा। चलो, ये बेसिकली हकल्स रूल से देखते हैं, वो यही समझ में आएगा। अभी मैं हकल्स रूल चालू कर दूंगा तो कुछ और ही दिमाग से उड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट अब आपके पास क्या बचा है? एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन। एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन, जो आप आज पढ़े हो, ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है। एज इट इज घोटना होता है इसको, घर पे जाके 1 2 बार जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज गुरुजी को पढ़ाए और गुरुजी नहीं पढ़ाए, गुरुजी को दे के चले जाओगे। हम लोग के समय बोला करते थे टीचर्स कि गुरु की कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, गुरु का कर्ज नहीं चुकता है कभी लाइफ में, राइट? ऐसा माना जाता है ग्रंथों में। तो जो बच्चे होते थे हम लोग कहते थे सर हम कर्ज नहीं ले जाना चाहते, आप जो पढ़ाते हो वो हम क्लास में ही छोड़ के, कर्ज हो जाएगा ना फिर हम अगर लेके चले गए तो तेरा तुझको अर्पण। भाई आपका था, आप ही रखो, क्लास के बाद फिर हम मिलेंगे कभी और। एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन। अब देखो, हेट्रोसाइक्लिक बनाने के लिए कार्बन के बाद ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन के बाद कुछ इस तरह से बना दो, 6 मेंबर की रिंग ही बनाओ, 1 2 3 4, यहां पे भी ऑक्सीजन जोड़ दो और कुछ ऐसा कर दो। बेटा बात नहीं करो, क्या ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन है? यही बनाया था साइक्लिक एस्टर, यही बनाया था साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते थे कॉमन नेम? लैक्टोन और लैक्टम, बोलो। हाँ, चलो, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के बाद अब आते हैं लास्ट इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, देखो, हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए और एरोमेटिक भी होना चाहिए। ये हो गया आपके सामने एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। ये कैसे एरोमेटिक हो रहा है मत पूछ लेना।
ठीक है। तो दिस इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब मैंने इसको नीचे ले जाना है। चलो भाई, खत्म हो गया आपका ये थ्योरेटिकल टॉपिक। हाँ जी, एरोमेटिक और नहीं जानना है। एरोमेटिक पता ही नहीं तो कैसे जानोगे डिफरेंस? बाद में समझ आएगा, अभी लिख लीजिए। एरोमेटिक का मतलब बता देता हूं, थोड़े पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो मुझे। एरोमेटिक का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड अगर हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में हकल्स रूल को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो, ठीक। मतलब आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर कुछ ऐसा नहीं आ रहा है तो एलिसाइक्लिक में डाल देंगे। हुआ क्लियर? अभी के लिए हकल्स रूल को फॉलो करेगा तो ही एरोमेटिक है, नहीं फॉलो कर रहा है तो वो एलिसाइक्लिक में डाल दो। बेंजीन क्या कर रहा है? इधर आइए, ये वाले की बात कर रहा हूं, सुनो मैं समझा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोला जाता है हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। चलो अब आपके डाउट पे आते हैं पीछे। कौन सा? ये बेंजीनोइड में आएगा, ये वाले नॉन बेंजीनोइड में आएंगे। एक सेकेंड, आ रहा हूं। कहां रहा? एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन में। तो आपने कहा कि वो बेंजीन तो होगा। आपको कैसे मैं समझाऊं कि भाई एक कंपाउंड एक से ज्यादा कैटेगरी में पाया जाता है? भाई एक, ये अभी बताया मैंने आपको कि ये रहा आपके सामने ओपन चेन। अब ओपन चेन में सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें पाई बॉन्ड है, राइट। अब इन्होंने पूछा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस है क्या? है। एरोमेटिक का मतलब हकल्स रूल फॉलो करे, एलिसाइक्लिक का मतलब हकल्स रूल को फॉलो ना करे। बट दोनों ही, जैसे डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले सारे ओपन चेन है, वैसे ही हकल्स रूल को फॉलो करने वाले और नहीं फॉलो करने वाले, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये सारे क्या है? क्लोज चेन का पार्ट है। तो एक कंपाउंड एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है, कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। चलो भाई साहब, थ्योरी तो तुमको पढ़ाना, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ रहे हो तुम? कैसे पढ़ रहे हो? मतलब टीचर को कितनी दिक्कत हो रही होगी मेरी, बहुत क्या बोलो उनको, सिंपैथी है सर के साथ। अभी तो वैसा नहीं आया क्यों? अभी तो पीरियोडिक टेबल चल रहा है ना, मतलब बहुत चल रहे हैं अपन। अच्छा तो बहुत चल रहे हैं फिर तो। अपना पहला चैप्टर खत्म है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, ये लास्ट टॉपिक है भाई, खत्म है। इसके बाद 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करने के बाद सीधा नेमिंग। वी आर ऑन द सेकेंड चैप्टर नाउ। एक चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकेंड चैप्टर, दैट इज आईयूपीएसी एंड नोमेनक्लेचर। चलो यार, ये बच्चे नहीं है, सब बच्चे के पिताजी आए हैं पढ़ने। क्वेश्चन जिस तरह से आता है वो जल्दी जल्दी लिखो। सबको कंफ्यूजन हो क्वेश्चन किस तरह से आता है, जल्दी जल्दी लिखो। आज की क्लास में ऐसे लग रहा है लोग कि कहे सर थ्योरी क्यों पढ़ा? तुम बायो के स्टूडेंट हो भाई, तुम्हें थ्योरी में और मजा आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूं तो तुम बुरा मान रहे हो अंदर से, क्या रहे सर इतना मेहनत कराना पड़ रहा है। क्वेश्चन मजा आता है, थ्योरी में नींद आ रहा होता है। अब थ्योरी भी पढ़ना है ना, अभी क्या कर सकते हैं ये। हाँ भाई, एक बात बताओ, ये जितने ये आंटी लोग हैं, डाउट नहीं आता मन में? आता ही नहीं आता है? पूछना होता है ना यार। देखो ये अंकल जी लोग पूरा पूछ ही जा रहे हैं, है ना। चलो अच्छा, तो ये लोग क्या शर्म आ रहा है इनको? हम ऐसे भाभी थोड़ी लग रहा है मैं उनका कि शर्म आ गया इनको। आधी हो गई भाई इस बात पे। तुम्हें शादी वाले जोक्स कितने पसंद है यार। तुम जो हो ना,
गजब हो यार। तुम्हें शादी मेरे इंतजार कर रहे हो? जरूर करना। ऐसे प्लेट धोने वाले को बुलाया नहीं मैंने, थाली लेके पहुंचोगे। चलो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बड़े सिंपल आते हैं। देखने में ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन बड़े सिंपल से आएंगे। वन लाइनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक? अभी आपको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता, लेकिन एक ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। बेंजीन है क्या? होमोसाइक्लिक होता है? अब आपको कि इसका ये सब बता दो तो रुक जाओ, अगला टॉपिक में ही बताने वाले। कॉमन नेमिंग वहीं आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पीरिडीन बता ही देता हूं क्योंकि अभी अभी लिखाया था, ठीक है। उसमें हेट्रोसाइक्लिक है वो। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑल पॉसिबल कैटेगरी। अब सुनो, ऑल पॉसिबल कैटेगरी है। सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, रुक जाओ, आपसे पूछूंगा, आप करना मेरे साथ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बताओ, पहला वाला साइक्लिक है या नहीं है? साइक्लिक है, तो आप साथ साथ में करो, ये साइक्लिक कंपाउंड है। चलो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, ये होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक? तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, बात एक ही हो गई। अब आ जाओ, चौथा क्वेश्चन, ये एरोमेटिक है या या एरोमेटिक नहीं है? एरोमेटिक है या नहीं? बेंजीन वाले सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीनोइड। ऊपर आ जाओ, कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर? जो सवाल है बस उसका जवाब दो। हाँ, 12 सिग्मा, 3 पाई, 0 लोन पेयर। उसमें आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये साइक्लिक है या नहीं है? साइक्लिक है। सेकंड क्वेश्चन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है? हेट्रोसाइक्लिक है होमोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद एरोमेटिक है कि क्या है? नहीं पता होगा, बता देता हूं, एरोमेटिक है ये। आप एरोमेटिसिटी के माहिर हो जाओगे, जीओसी आने दो। बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब नॉन बेंजीनोइड आ जाएगा। सिग्मा पाई आपको आता है। अब आ जाओ, ये बताओ, क्लो साइकिल है या क्या है? क्या ये ए साइक्लिक है? सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक? होमो है हेट्रो? होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक है कि क्या है? सही है गलत है? वाह। हाँ, दूसरा, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक के लिए साइकिल होना जरूरी है। ओपन चेन में एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाई थी, तो ये एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक लिख के काट लो पहले तो, एरोमेटिक नहीं है। और क्या सवाल हो सकता है इसमें? कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पर पूछ रहा है? आप बताओगे भाई, जल्दी बताओ फटाफट। कितने सिग्मा? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में बताओगे क्या? ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? उसके बाद बस इसमें एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक के लिए साइकिल होना जरूरी है। कितने सिग्मा, कितने पाई? 2 सिग्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना? ठीक है, 8 सिग्मा है। 3, 2 5, 3 8, 2 10। एक बात बताओ, बिहार में वो है क्या जैसे रांची में कांके हॉस्पिटल है, पागलों को भर्ती कराई जाती है? वो है यहाँ पे? कहाँ पे है? कहाँ है? कह रहे वेदांत तुम मेरे बड़े हैं सब। चलो, साइक्लिक है, साइक्लिक है? साइक्लिक है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड?
सारे साइक्लिक। उसके बाद आ जाओ हेट्रो की होमो, हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद पूछ रहे एलिसाइक्लिक है कि नहीं है। अच्छा एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, एरोमेटिक नहीं है। एलिसाइक्लिक है कि नहीं है? एलिसाइक्लिक है कि नहीं है? भाई यार ओपन चेन को ही तो बनाए क्लोज, ईथर ओपन चेन होगा, इसका क्लोज चेन बनाए तो एलिसाइक्लिक है। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में बताओ, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? यार एक हो सकता है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है? साइक्लिक है एसाइक्लिक है? अगर कंपाउंड में छोटा सा भी साइकिल दिख जाए तो पूरा कंपाउंड साइक्लिक हो जाता है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? साइकिल आ गया और पाई बॉन्ड भी आ गया, दोनों ही अनसैचुरेटेड है। उसके बाद होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है? एरोमेटिक है कि नहीं है? बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है तो एरोमेटिक नहीं है। एलिसाइक्लिक है कि नहीं है? अरे भाई एलिसाइक्लिक तो होगा, ओपन चेन, इसको ओपन चेन कर सकते हो आप, तो एलिसाइक्लिक होगा। क्या ठीक है? ये हुआ भैया लास्ट का थ्योरेटिकल टॉपिक आपका समाप्त। एंड द सेकेंड चैप्टर स्टार्ट्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग डालेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ला 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 9:36, 8 से 9:30। हाँ रिवीजन करा दें, ये कौन सा डिमांड है? ये मैंने तो नया सुना है भाई, रिवीजन करा दें, ये उम्मीदें मुझसे ना पालें। रिवीजन करा दें, है ना, समोसा खिला दें, पार्टी करा दें, ये सब उम्मीदें हमसे ना पालें। दूर दूर तक हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है? आपके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कराएंगे, इतना ही संबंध है हमारा आपसे, ठीक है? अब आइए नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे अतरंगी डिमांड आते कैसे, मतलब ये मन में आया कैसे आपके कि सर रिवीजन करा दो? क्या क्या है? क्लासरूम मासूम बच्चे हैं, ये कहते हुए होठ कांप नहीं रहे आपके? हाँ क्या कह रहे? समझ नहीं आया मुझे तुम्हारा जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई साहब टाइम हो गया बेटा, गीता में लिखा है एक दिन समय सबका आएगा और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हो? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हेडिंग है, लिखो जल्दी। सबसे पहले नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके से किया जाता है यह समझ लो। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो तो उसकी केवल दो तरीके हैं, या तो आईयूपीसी वाले तरीके से आईयूपीसी नेमिंग कर लो, या तो आईयूपीसी से पहले एक तरीका हुआ करता था कॉमन नेमिंग, जो जनरली साइंटिस्ट ने अपने सूझबूझ के हिसाब से रख दिया था, ठीक है? उसका कोई रूल नहीं बना है कॉमन नेमिंग का, इसीलिए आप देखेंगे हर कंपाउंड का कॉमन नेमिंग कुछ अलग ही निकल आता है, ठीक है? कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड रूल नहीं है। हां अब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है तो एक नॉर्मल सा रूल कॉमन नेमिंग के लिए भी बन गया है, तो वो कॉमन नेमिंग से कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, बट बहुत सारे एग्जांपल्स इसके रूल से बाहर भी होंगे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि कॉमन नेमिंग बहुत पुराने जमाने की बात है, साइंटिस्ट ने अपने सूझबूझ से कॉमन नेमिंग जो देखा वो रख दिया था। आईयूपीसी जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सेट ऑफ रूल्स है कि जैसे सैचुरेटेड में 5 लाइन है, उस 5 लाइन से ही सैचुरेटेड के सारे सवाल होंगे, अनसैचुरेटेड के 7 लाइन है, उसी 7 लाइन से अनसैचुरेटेड के सारे सवाल होंगे, साइक्लिक के 4 लाइन है, उसी 4 लाइन से सारे सवाल होंगे। तो कुल मिला के आईयूपीसी जब खत्म हो रहा होगा तो आपके पास 15 लाइंस होंगे, बस उसी 15 लाइन से पूरा आईयूपीसी का क्वेश्चन होगा, चाहे आप इस बिल्डिंग का कर लो चाहे बगल अगल वाली बिल्डिंग्स का कर लो, हर का क्वेश्चन आपके पास उसी 15 लाइंस के अंदर से ही होगा और बाकियों से जल्दी होगा, ठीक है?
लेकिन उससे पहले एक पड़ाव पार करना है, कॉमन नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग में बहुत ज्यादा रूल, सेट ऑफ रूल्स नहीं होते। कॉमन नेमिंग जितनी कॉपी में है उससे बाहर नहीं आएगा। अब मैंने कॉमन नेमिंग कैसे पढ़ाना है ये भी बता देता हूं। हर चैप्टर, जैसे हाइड्रोकार्बन आप पढ़ोगे, उसमें कुछ कॉमन नेमिंग एनसीईआरटी में दिया है। फिर आप हेलो अल्केन हेलो अरीन में जाओगे तो कुछ कॉमन नेमिंग वहां दिया हुआ है। जब आप एल्कोहल फिनॉल ईथर खोलोगे तो कुछ कॉमन नेमिंग वहां दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खोलोगे तो कुछ कॉमन नेमिंग वहां दिया हुआ है। अमीन में कुछ कॉमन नेमिंग दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, पूरे एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर में जितने कॉमन नेमिंग है सब यहां पढ़ने वाले हैं। तो चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे, हाँ, जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो वहां रिपीट होगा वो चीज, दूसरी बार वो हम दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक में पूरी एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी कॉमन नेमिंग है उससे 10-12 एग्जांपल्स ज्यादा ही होंगे आपके नोट्स में। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को याद, जैसे आज का टॉपिक याद ही करना है भाई। कुछ टॉपिक हैं ऐसे जिसको याद ही करना, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते। वैसे ही ये टॉपिक भी मेजॉरिटी याद ही करना है। हाँ, मैं उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, मैं उसको अपने तरीके से बहुत आसान जरूर कर दूंगा। आपको ऐसे लोड नहीं फील होगा आपको उसमें कॉमन नेमिंग में। जनरली आप आज तक यही करते आए हो, कॉमन नेमिंग, रट्टा लगाना। आज वो छोड़ दो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। बस कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको दो तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। पहला तरीका होता है जो बहुत पुराने जमाने में किया गया था, उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल नेमिंग। पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेमिंग, या फिर क्या बोला जाता है उसको, कॉमन नेमिंग। पहले तरीकों को ट्रिवियल नेमिंग या फिर क्या बोला जाता है, कॉमन नेमिंग। नेक्स्ट आ जाओ, जो दूसरा तरीका है उसको बोला जाता है जेनेवा नेमिंग। जेनेवा एक जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड में। गए हो क्या? टाइम नहीं मिला आपको जाने का? बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। जाने का मन नहीं था क्योंकि हमारा गांव बहुत अच्छा है ना। मजदूरों, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, ये बात सच्चाई है, जाने का मन नहीं किया। ये है मेन बात। तो जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, जा नहीं पाओगे इस जिंदगी में, क्योंकि इस जिंदगी में दो होने से रहे तुम। इधर आओ। अब क्या होता है, ट्रिवियल नेमिंग और कॉमन नेमिंग, और दूसरा तरीका होता है जेनेवा नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। हमारा पूरा फोकस इस पे रहने वाला है, हमारा पूरा फोकस इस पे रहने वाला है। ये स्टार्ट बाद में होगा, मतलब ये खत्म होने के बाद ये स्टार्ट होगा आईयूपीएसी। तो पहले कॉमन नेमिंग, तो लिखेंगे ट्रिवियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइटल हेडिंग जो आएगा ट्रिवियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइंटिस्ट ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ट्रिवियल नेमिंग बहुत पुराने जमाने में कैसे कैसे की थी। एनसीईआरटी में 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ट्रिवियल नेमिंग है, हमें भी कितने पढ़ने हैं? 5। उससे बाहर आएगा नहीं, हमें पढ़ना नहीं है। आइए सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा था? तो पहला कंपाउंड उन्होंने लिया मीथेन। पहला कंपाउंड उन्होंने लिया मीथेन। उस कंपाउंड का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया, साइंटिस्ट ने उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताया, मीथेन मतलब एक कार्बन का CH4 होगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि सर इसका ट्रिवियल नेम बताना, जरा इसका ट्रिवियल नेम बताना। तो मीथेन को ट्रिवियल नेम में बोला जाता है मार्श गैस। मार्श गैस। अब लोग साइंटिस्ट के पीछे पड़ गए कि भाई आपने मीथेन को मार्स गैस क्यों बोला, वाई इट इज नोन एज मार्स गैस। तो मीथेन गैस जो है वो मार्शी प्लेसेस में मिलता था। मार्शी प्लेस का मतलब जानते हो, दलदल वाली जगहों पे मिलता था। ठीक है, तो चूंकि मीथेन जो है उसका सोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस था, इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि चूंकि ये दलदल वाली जगहों से मिल रहा है तो दलदल वाली गैस बोल देते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस। ठीक है, दलदल वाली जगहों पे मिल रहा था, देयरफॉर इसको इन्होंने मार्स गैस बोल दिया। बाद में जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई
ट्रिवियल नेमिंग हटा के लोग उसको कॉमन नेमिंग में चेंज कर दिए। पहले ट्रिवियल नेम ही आया था, कॉमन नेम बाद में आया। लेकिन ट्रिवियल नेम को कॉमन नेम में जब चेंज किया, क्या ट्रिवियल नेम को कॉमन नेम में बाद में बराबर कर दिया गया, पहले अलग अलग थे, तो इसको कॉमन नेम में मीथेन ही बोला गया लास्ट में। नहीं बताऊंगा डाउट, और लिखो जल्दी यार, तुम इतने छोटे छोटे डाउट पूछ रहे हो। यहां क्या आएगा? यूपीसी नेम आएगा, गधे हो, कॉमन नेम आएगा। देखिए हुआ क्या था, बहुत पुराने जमाने में ट्रिवियल नेम दिया था साइंटिस्ट ने, बाद में उन सारी ट्रिवियल नेम को कॉमन नेम में बदल दिया गया। तो अब जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ट्रिवियल नेम एंड कॉमन नेम आर सेम, बट रियलिटी क्या है, ट्रिवियल नेम पहले आया था, कॉमन नेम बाद में आया था, बट सारी ट्रिवियल नेम को कॉमन नेम में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिवियल नेम कॉमन नेम सेम है। चलो अब जैसे मान लो मीथेन के बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, यूरिया। ये वही कंपाउंड है जिसने बर्जीलियस के कैरियर की वाट लगा दी थी। यूरिया का जो फॉर्मूला है, नो मीन्स नो, यानी कि नहीं को नहीं बोलना है। ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम होता है यूरिया ही होता है, इसका ट्रिवियल नेम यूरिया ही बोला गया। अब आ जाओ इसका सोर्स क्या है, तो बेटा ये यूरिन से मिलता था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। ठीक है, तो यूरिन से मिलता जुलता नाम, जैसे मार्सी प्लेस से मिलता जुलता नाम है मार्स गैस, वैसे यूरिन से मिलता जुलता नाम यूरिया रख दिया। और कॉमन नेमिंग जब बाद में कॉमन नेमिंग में कन्वर्ट किया तो वहां भी इसको यूरिया ही बोला, लेकिन इसको कॉमनली कार्बामाइड भी जाना जाता है, कॉमनली कार्बामाइड भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरा कंपाउंड जो साइंटिस्ट ने ट्रिवियल नेम दिया वो था मिथेनॉल, जो आजकल हम मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। कंपाउंड जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, लेकिन पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था वुड स्पिरिट। पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने क्या दिया था नाम? वुड स्पिरिट। स्पिरिट जानते हो, मेडिसिन वाले लोगों को जानते हो, वुड स्पिरिट इसको बोला गया था। जहरीला होता है, ठीक है ना, ये वाला अल्कोहल जहरीला होता है, और दूसरा वाला अल्कोहल चमत्कारी होता है। दिस इज कंज्यूमेबल अल्कोहल एंड दिस इज पॉइजनस अल्कोहल। ठीक है, लेकिन बिहार है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मजाक बोलता हूं, तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि सर ये तो बड़े, मतलब यहां क्लास से निकल के तो बस अब सर सीधा जाएंगे ऐसे मधुशाला में बैठेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे मन में? है? चलो आओ, है भी तो है, रहने तो क्या फर्क पड़ रहा है। वुड स्पिरिट क्यों बोला गया? ऑब्टेन्ड, जैसे जनरली मैं शायरी वैसा बोलता हूं तो लोगों को लगता है सर आपका कॉलेज में कहीं तो कुछ तो हुआ है ना? बट मेरी शायरी से, मेरे जोक से, मेरे कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तुम्हें सीधा मास्टर मिल गया, तुम फायदा उठा रहे हो। ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया जाएगा, बड़े अच्छे से समझना आप। ऑब्टेन फ्रॉम, जो बनता था वुड स्पिरिट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते थे, उससे स्पिरिट बनता था, इसको वुड स्पिरिट बोला गया। इसका कॉमन नेमिंग में मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है। अल्कोहल का कॉमन नेमिंग होता है एल्काइल अल्कोहल। आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, अभी तो बस 5 इंट्रो दे रहे हैं 5 कंपाउंड का, क्योंकि यही 5 कंपाउंड को ट्रिवियल नेमिंग मिला था, बाकी सब इसके बाद कॉमन नेमिंग में आ जाएंगे। अब आ जाओ चौथा, फॉर्मिक एसिड। कंपाउंड का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास HCOOH। ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम होता है फॉर्मिका। इसका ट्रिवियल नेम होता है फॉर्मिका। अब ये बायोलॉजी में एक टर्म है, किसी को पता है व्हाट इज फॉर्मिका? भाई साहब, हाँ ये सही है वैसे,
किसी को पता है व्हाट इज फॉर्मिका? फॉर्मिकस, फॉर्मिका। रेड आंट्स को, ये नहीं, रेड एंट्स को, लाल चींटियों को क्या बोला जाता है? फॉर्मिकस। और फॉर्मिकस से ये एसिड निकलता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिकस। रेड क्या बोलते हैं इसको आप लोग? एंट या आंट? आंटी। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लक्षण जो है ना कंपाउंडर वाले हैं। इसको भी कॉमन नेमिंग सेम दे दिया गया। लास्ट ट्रिवियल नेम आया था, दैट इज एसिटिक एसिड। भाई जितने भी रट्टाफिकेशन वाले हैं सब आज लिखवा देते हैं, घर पे रट्टा लगा लेना। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH को बोला गया। इसका कॉमन नेमिंग बताओ, इसका ट्रिवियल नेम क्या था? बताओ। इसका कॉमन नेम था एसीटम। इसका ट्रिवियल नेम था एसीटम। ठीक है। और बिकॉज ये कहां से ऑब्टेन हो रहा था? इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है और वहां से देख के एसीटम बोल दिया गया। विनेगर का साइंटिफिक नेम, विनेगर का साइंटिफिक नेम, विनेगर का भैया, एसिटिक एसिड का नहीं है, विनेगर का साइंटिफिक नेम लिखो। लिखो, तुम लिखते नहीं हो क्यों? नोट्स है, लिखो। तुम्हारा राइटिंग बड़ा अच्छा, तुम स्केच से लिखते हो? हाँ, पेन से? जब पुराना वाला है भाई साहब, तो तुम्हारे लिए तो बस मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। विनेगर को ही एसिटम बोला जाता है। विनेगर को ही साइंटिफिक नेम में एसिटम बोला जाता है। तो चूंकि एसिटम से ऑब्टेन्ड हो रहा था तो उसका नाम एसिटम ही रख दिया गया। ठीक है। विनेगर को ही एसिटम बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो एसिटम, बस दैट्स इट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आज नहीं पढ़ेंगे, यही था वो, उसी का अपना एक चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कलब। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। ला ला ला, थ्योरेटिकल टॉपिक बड़ा दिक्कत होता है पढ़ाने में। ठीक है, ये और ये स्लाइड सेम है, चलो बढ़िया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक सेकंड। एक फॉर्म है। हाँ बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सेंटर पे सर से मिलना है। एक अनाउंसमेंट तो ये नहीं था, बता दिया मैंने। दूसरा अनाउंसमेंट जो मेन है, आपका एक ग्रुप है ना टेलीग्राम पे? तो टेलीग्राम पे आपका एक ग्रुप है, सब लोग उसके अंदर है। उस टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक शेयर होगा। आ गया है? शेयर हो गया है? तो होगा। है ना? तो उस टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक में आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपका नाम क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, ये वाला आपका लास्ट में लास्ट वाला जो 24 का एग्जाम हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर क्या था,
उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, दो तीन छोटी इंफॉर्मेशन और, ताकि कुछ करने वाले, राइट, तो जो करने वाले वो वही करेंगे, वही जानते हैं, भर दीजिएगा बस। आप लोगों से अनुरोध ये है, जो होगा वो मंजूर खुदा वही होगा। नीट एग्जाम का, और हम जनगणना थोड़ी कर रहे हैं कि पिताजी का नाम बताएं माताजी का नाम, गजब हो। नीट इन्फो एग्जाम का ही बात करेंगे। अभी ये डालेंगे, आप इंफॉर्मेशन डाल देना, नीट प्रीवियस ईयर का 2024 वाले का इंफॉर्मेशन मांगेंगे बस, ठीक है, बताने लायक नहीं है। एक बात बताओ, ये जो अभी तत्व जो मिला है तुम लोगों को, कोई ऐसा तत्व है क्या जिसमें मतलब ऊपर फिजिक्स लिखा है और नीचे केमिस्ट्री का वो है, केमिस्ट्री का मतलब मटेरियल है उसके अंदर? हाँ, जो बुकलेट मिला है ना, उसके अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसमें ऊपर फिजिक्स लिखा है और अंदर केमिस्ट्री? एक बार प्लीज देख के मेरे को बताना, ठीक? कवर कवर सिर्फ फिजिक्स है लेकिन अंदर केमिस्ट्री ही है, तो एक बार देख के बता देना, वो मिस्टेक से हो गया लेकिन वो है केमिस्ट्री, ठीक है? अभी मैं डालूंगा, इसको भर देना यार, बहुत इस पे जरूरी काम है।